हेलो एवरीबॉडी। नेक्स्ट वीडियो आपका तैयार है जो हम आज क्लियर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। एक बार फिर से बता दूं आपको कि ये सब्जेक्ट साइंस का एमसीक्यू का पेपर है जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक क्लियर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से ये नेक्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि दूध जो होता है उसका पीएच 6.6 होता है। ठीक है, दूध का पीएच 6.6 होता है और जब दही बन जाता है तो उसका पीएच मतलब कि दही जो होता है वो एक अम्ल, दही में एक अम्ल होता है जिसको लैक्टिक अम्ल कहते हैं, तो वो एसिडिक हो जाता है तो पीएच कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, पीएच आपका जो है घट जाएगा पीएच। और पीएच जो होता है, देखिए ये पीएच स्केल होता है जिसमें 7 जो रहता है ये न्यूट्रल रहता है आपका। 7 से इस तरफ जो है ये पीएच मान कम हो जाता है। जब पीएच मान कम हो जाता है तो ये एसिड हो जाता है। ठीक है, और इस तरफ जो है पीएच मान बढ़ेगा तो ये बेस हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा आपका क्षार। ठीक है, तो इस तरफ जो है एसिड हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा बेस। ठीक है ना, तो जब 7 से जब पीएच इसका जब कोई चीज़ एसिडिक हो जाती है तो उसका पीएच क्या होगा, घटेगा। ठीक है, पीएच जो होगा इसका घटेगा। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका कि ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पीएच उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, पीएच जो है पीएच कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है तो यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रियाओं से संबंधित है। तो आप यहाँ समझिए कि जो NaCl है और जो AgNO3 है, तो NaCl का Na जो है वो क्रिया कर लेगा NO3 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और इसका जो Ag होगा वो कर लेगा क्रिया Cl से, तो ये AgCl बन जाएगा। ठीक है ना, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया तो हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया ये हो जाती है क्योंकि Na जो होगा वो आपका किससे क्रिया कर लेगा, NO3 से क्रिया कर लेगा। ठीक है ना, Na जो होगा वो आपका NO3 से क्रिया कर लेगा, NaNO3 बन जाएगा, और जो Cl होगा वो Ag से क्रिया कर लेगा तो जो बन जाएगा आपका AgCl। ठीक है, AgCl बन जाएगा। तो ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है क्योंकि इसमें दोनों जो है विस्थापित हो गए हैं। साथ में AgCl जो है यह एक अवक्षेप के रूप में होता है। ठीक है, तो अवक्षेप जो है जो तली में नीचे बैठ जाता है, इसके लिए इस तरीके का एरो लगाते हैं हम। तो AgCl जो होगा वो एक अवक्षेप के रूप में होगा जो तली में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये जो अभिक्रिया होगी आपकी ये द्विविस्थापन भी होगी और अवक्षेपण भी होगी। ठीक है, द्विविस्थापन के साथ ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो 1 और 3 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा इसमें रहेगा फर्स्ट और थर्ड, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होगी और अवक्षेपण अभिक्रिया भी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि ना हो। तो आपको पता होगा कि जब कोई तेल या वसा युक्त पदार्थ होता है वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है
तो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद उसका स्वाद बदल जाता है, ठीक है, और वह विकृत गंधी हो जाता है, उसको हम कहते हैं विकृत गंधी। आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि वह विकृत गंधी ना हो और उसको कुछ दिनों बाद तक भी यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका, वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से। दो अलग अलग ऑक्साइड P एवं Q की अभिक्रियाएं निम्नलिखित है, ठीक है, P है और Q है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि P जो है वह HCl से क्रिया करता है परंतु NaOH से क्रिया नहीं करता। P HCl से क्रिया कर लेता है परंतु NaOH से नहीं करता। तो देखिए HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है। तो HCl से यदि वह क्रिया करता है तो P जो है वह क्षारक होगा तभी वह अम्ल से क्रिया कर रहा है, और परंतु जो NaOH है इससे यह क्रिया नहीं करता। तो NaOH क्षार है और P भी एक क्षारक है, तो वह इसलिए वह क्रिया नहीं करेगा। तो P जो है वह यहाँ फर्स्ट में क्लियर हो जाता है हमें कि P जो है वह एक क्षारक है, ठीक है ना, P क्या है, एक क्षारक है, ठीक, क्योंकि वह HCl से तो क्रिया कर रहा है अम्ल से परंतु NaOH से नहीं कर रहा है। और दूसरा जो है Q, वह Q जो है HCl एवं NaOH दोनों से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो Q जो है वह दोनों से अभिक्रिया करता है, मतलब कि HCl अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और NaOH क्षार से भी अभिक्रिया करता है। तो ये दोनों से अभिक्रिया करता है तो यह उभयधर्मी होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, आप देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि P एक क्षारक है, P है एक क्षारक और Q है एक उभयधर्मी, ठीक है। तो P एक क्षारक है और Q क्या है, एक उभयधर्मी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है आपका कि R एक सफ़ेद पदार्थ है, वाइट, ठीक है, जो कि केक बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया कि ये बेकिंग सोडे की बात की जा रही है, और बेकिंग सोडे की जो ट्रिक होगी, बेकिंग सोडे की, धावन सोडे की, ये मेरे पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। बेकिंग सोडे की और धावन सोडे की ट्रिक जो है पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी और उसमें सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। और एक सफ़ेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में काम आता है। तो तुरंत आप समझ जाइए कि ये NaHCO3 की बात हो रही है, क्योंकि NaHCO3 जो होता है वो किसका फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला होता है आपका बेकिंग सोडे का, ठीक है। और जल वाष्प और दूसरा जो है गर्म करने पर यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है ना। हाँ, जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक। जलवाष्प एवं एक सफ़ेद ठोस पदार्थ S देता है और जो क्षारक प्रकृति का है, ठीक है। और या क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। R एक सफ़ेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प एवं एक सफ़ेद ठोस पदार्थ S देता है जो क्षारक प्रकृति का है। तो R और S की पहचान कीजिए, ठीक है। तो R और H की हमको क्या करनी है, R और S की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्यों होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, इसमें R जो है वो NaHCO3 है जो कि बेकिंग सोडे का सूत्र है, जो S जो है वो Na2CO3 है जो धावन सोडे का सूत्र है, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या, तो ये फैक्ट है, आपको लर्न करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये जो है फैक्ट है। इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला।
अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है, क्योंकि तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ओजोन जो होती है इसकी एक लेयर होती है समताप मंडल में जो अल्ट्रावायलेट विकिरण से हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिख रहा हुआ है 21 का जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर ये यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रहमान ने दो परख नलियों में देखिए क्वेश्चन नंबर 22, रहमान ने दो परख नलियों में ताज़ा तैयार चूने का पानी लिया है और इन पर का और खा चिन्हित किए हैं। दो परख नलियों में उसने ताज़ा तैयार चूने का पानी लिया और का और खा दो परख नलियों में चिन्हित कर दिया। उसने एक को का कर दिया और दूसरे को खा कर दिया। इसमें कोई तरल पीने की नली जो स्ट्रॉ होता है, ठीक है, जिसको यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ को पीने के लिए, तो तरल पदार्थ पीने की नली जो है उसके द्वारा मुंह से हवा फूंकी और खा को उसी तरह रहने दिया। तो जो का और खा इसने दो परख नलियाँ ली थी रहमान ने, इसने का में जो है स्ट्रॉ द्वारा, ठीक है, एक नली के द्वारा इसने उसमें मुंह से हवा फूंक दी और जो खा है उसको ज्यों का त्यों रहने दिया। तो कुछ मिनटों के पश्चात ये देखता है कि का के चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? तो देखिए रहमान ने जब परख नली का में स्ट्रॉ द्वारा जब मुंह से हवा फूंकी तो मुंह से हवा फूंकने पर उससे CO2 निकली। ठीक है, CO2 निकली और CO2 क्या कर देती है? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है, तो ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है निःश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती, वह यह प्रदर्शित करना चाह रहा है इस प्रयोग के द्वारा कि जो निःश्वासित मतलब छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है, निःश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निगलने वाला बना देता है वह है। तो आपको पता होगा कि मुख में लार ग्रंथियां होती हैं और उनसे जो चिकना तरल निकलता है वह लार होता है। तो इसका ऑप्शन जो है 23 का ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर, लार। ऑप्शन 3 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अग्न्याशय या पैनक्रियाटिक अग्न्याशय जानते हैं आप? ठीक है, इसके लिए एक वीडियो पाचन तंत्र का जो है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अग्न्याशय पैनक्रियाटिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन है जो अग्न्याशय एंजाइम होता है और ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन तथा अनुशीतलन दाब क्रमशः होगा। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो क्वेश्चन है इसमें सामान्य पहले प्रकुंचन लिखा हुआ है तथा अनुशीतलन लिखा हुआ है, मतलब कि पहले उच्च दाब लिखा हुआ है और फिर निम्न दाब लिखा हुआ है। तो उच्च दाब जो होगा वो 120 mm Hg होगा तथा जो निम्न दाब होगा वो 80 mm Hg होगा, क्योंकि पहले सामान्य प्रकुंचन लिखा हुआ है तथा फिर लिखा हुआ है अनुशीतलन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा 120 mm Hg तथा 80 mm Hg। ठीक है, तो 25 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने पर निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होगी? यदि गमले में कोई पौधा लगा हुआ है और उसकी पूरी पत्तियों में, समस्त पत्तियों में और दोनों सतहों पर वैसलीन लगा दी जाए तो क्या होगा? तो देखिए, यदि पत्तियों में वैसलीन लगा दी जाएगी,
ठीक है, तो उसमें से कोई एयर नहीं निकल पाएगी, ना ही कोई एयर उसके अंदर जा पाएगी, ठीक है ना। मतलब कि उसका श्वसन प्रभावित होगा, खा नंबर उसका प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा, वह कुछ उत्सर्जित भी नहीं कर पाएगा पदार्थ, किसी पदार्थ को वह बाहर नहीं निकाल पाएगा, और वो वाष्प रूप में जल को भी नहीं निकाल पाएगा। तो उपरोक्त सभी जो हैं इससे प्रभावित होंगी, ठीक है। तो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन और वाष्प उत्सर्जन, चारों चीज़ें जो हैं इससे प्रभावित होंगी। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सामान्यतया पादप, पादप मतलब पौधे, सामान्यतया पादप दिन के समय में ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। इसका कारण देखिए, तो इसका कारण जो होता है वह यह होता है कि दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है तीव्र होती है, और प्रकाश संश्लेषण में श्वसन की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है, और CO2 को बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाता है। इसलिए श्वसन की CO2 उस समय प्रकाश संश्लेषण की CO2 की अपेक्षा बहुत कम होती है, और जब रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो उस स्थिति में जो CO2 है वह ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सामान्यतः पादप जो है वो दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा कि पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं, जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए यह रात्रि में CO2 निष्कासित करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका 2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देखें। क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकी संक्रमण के कारण जाइलम पोत मतलब जाइलम वेसल जो होती हैं, जाइलम वाहिनियाँ जो होती हैं और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। यदि कोई सूक्ष्म जैव की माइकोबैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई सूक्ष्म जैव की संक्रमण हो जाता है, तो जाइलम वाहिनियाँ मतलब जाइलम वेसल्स और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम क्या करता है, जड़ से जल को ले जाता है और पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो यदि जाइलम में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा जाइलम वाहिनियों में, तो क्या होगा, तो ये जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो इसका जो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 जो होगा वो इसका 28 का राइट आंसर होगा। जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर वहाँ पर सूक्ष्म जैव की संक्रमण हो गया है, और जिसके कारण जल की जो है गति ऊपर की ओर, पत्तियों की तरफ गति नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि बात जाइलम वाहिकाओं की हो रही है, संक्रमण की। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य है। तो साधारण सपाट एपिथेलियम की जहाँ बात की जाए और वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की बात की जाए तो ये होगी आपकी चपटी एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा, चपटी एपिथेलियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा चपटी एपिथेलियम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्यों में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, तो निषेचन आप जानते हैं वो भी मनुष्यों में बात की जा रही है, तो नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, इसी को निषेचन कहते हैं, ठीक है। नर तथा मादा कोशिकाएं जो है आपस में मिलती हैं, इसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एक पारितंत्र में अपघटक का चयन करें। तो पारितंत्र में हमें अपघटक का चयन करना है, तो देखिए गिद्ध नहीं होगा, शेर भी नहीं होगा,
कवक जो है वह होगा अपघटक, दीमक भी नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से जो कवक होता है वह अपघटन कर देता है, और जो अपघटक होते हैं उनको पारितंत्र के सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है चीज़ों को, मतलब जो भी चीज़ें मृत हो जाती हैं उनको, ये जो भी जीव जंतु, जो भी चीज़ें मृत हो जाती हैं, ये उनको मिट्टी में मिला देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं, तो ये अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कवक। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अपन टहरी तथा अल्पमति। ये टहरी जो बांध, ये डैम की बात की जा रही है। ठीक है, टहरी तथा अल्पमति जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए हैं, तो निम्नलिखित में से उन सही कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, बांधों की ऊंचाई बढ़ने से क्या होगा, तो क्षेत्र की स्थलीय वनस्पति तथा जीव जंतु पूर्णतः नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा है क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों एवं घरेलू जानवरों का विस्थापन हो जाएगा, मतलब वहाँ से वो चले जाएंगे कहीं। और तीसरा जो है वनों का कटाव हो जाएगा, क्योंकि डैम बनेगा, ऊंचाई बढ़ेगी। ठीक है, तो वनों का कटाव होगा। और चौथा जो है क्षेत्र प्रदूषित हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी प्रकार के डैम बनाने से जो है क्षेत्र प्रदूषित नहीं होगा। इसके अलावा इसके जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों जो लाइन है वो सही होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 32 का जो है ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों चीज़ें सही होंगी। और केवल क्योंकि सही कथनों का चयन करने के लिए कहा गया है, तो सही कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे। और चौथा जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र प्रदूषित होता है, तो क्षेत्र प्रदूषित नहीं होगा, किसी भी बांध में क्षेत्र प्रदूषित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो 2 होगा। 32 का राइट आंसर होगा 2। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कथन जो है वह सही है। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33। चिपको आंदोलन से कौन महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा, चिपको आंदोलन से कौन सा महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया है। तो आपको पता होगा चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था चमोली ग्राम में। ठीक है ना, तो ये जो आंदोलन था इसमें कुछ गांव के लोगों ने वहाँ के वनों को काटने से, लोगों को वहाँ के वनों को काटने से रोका था। तो चिपको आंदोलन से कौन सा महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना। तो यही इसका राइट आंसर होगा कि वन संरक्षण के प्रयासों में, वनों को बचाने के लिए समुदाय को सम्मिलित करना, मतलब लोगों को भी सक्रिय रहना होगा, समुदाय को उसमें सम्मिलित करना होगा, ताकि वनों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही होगा। चिपको आंदोलन ये मैसेज देता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34। निम्न आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है। ठीक है, निम्न आरेख जो है वो मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं अपन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो x दिख रहा है आपका, ये x किससे क्रिया कर रहा है, ये इस ये जो x है, ये वाला x, ये किससे क्रिया कर रहा है, इस x से क्रिया कर रहा है। तो x और x से जो होगा वो किसका जन्म होगा, पुत्री का जन्म होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी। ठीक है, गर्भ है ना। फिर ये जो x है, अब देखिए यहाँ पर ये जो x है ये ऐसा आ रहा है, और यहाँ पर ये y से क्रिया कर रहा है, तो x y से जो बनेगा वो बॉय का जन्म होगा, तो b लिख देता हूँ। ठीक है, फिर ये जो x है, देखिए यहाँ से ये इस तरीके से आ रहा है, और ये किससे क्रिया कर रहा है, इस x से क्रिया कर रहा है। तो x से फिर किसका जन्म होगा, तो गर्ल लिख दिया। ठीक है, गर्ल का होगा। और फिर ये वाला जो x है वो आता है आपका यहाँ। ठीक है, और ये किससे क्रिया करता है, इस y से क्रिया करता है। तो फोर्थ नंबर में जो है एक्स वाई होगा, तो फिर से किसका जन्म होगा, बॉय का होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखिए कि क्या कह रहा है ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट लड़की और फोर्थ लड़का, तो फर्स्ट लड़की ये हो गया और फोर्थ जो है लड़का ये हो गया। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये वाला। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर 35। ऑप्शन नंबर 35 जो है चित्र में, चित्र देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर 35, चित्र में दिखाए जंतु के लक्षणों का परीक्षण करके इसका वर्ग चुनिए। तो देखिए ये दिख रहा है आपको जंतु, ये मेढक, टिड्डे,
ठीक है। इस प्रकार के जंतुओं जैसा दिख रहा है ये, मतलब कि आप समझ गए होंगे, रेंगने वाले जंतुओं जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसका शरीर भी दिख रहा है आपको। ठीक है, संरचना इसकी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये होगा आपका आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ का ये होगा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर ऑप्शन नंबर 36, उर्वरक के संदर्भ में सही कथन को बताएं। तो उर्वरक के संदर्भ में सही कथन देखना है हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं। उर्वरक व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के पोषक तत्व हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनकी ये आपूर्ति करते हैं उर्वरक। तो ये तो क्लियर है, ये सही आपका। NPK इनको क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है जो उर्वरकों के द्वारा इनकी पूर्ति होती है। फिर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो दिख रहा है, यह क्या कर रहा है, यह उत्तम वानस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है, मतलब वनस्पति की अच्छी वृद्धि को ये सुनिश्चित करता है। यह स्वस्थ पौधों को उन्नति प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी है, ये भी आपको सही लग रहा है। और सेकंड देखिए, उर्वरक में उच्च मात्रा में जैविक पदार्थ और न्यून मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और चौथा जो तीसरा जो है, यह रेतीली मृदा की जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4, तो फर्स्ट और 4 जो है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है आपको फर्स्ट और 4, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट और 4 जो लाइन है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंतःकंकाल और बाह्यकंकाल का निर्माण करता है। निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ निम्न जंतुओं के अंतःकंकाल तथा बाह्यकंकाल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कार्बोनेट के लवण, जो कार्बोनेट के लवण होते हैं वह जंतुओं के अंतःकंकाल और बाह्यकंकाल का निर्माण करते हैं, अंतःकंकाल और बाह्यकंकाल का निर्माण करते हैं कार्बोनेट के लवण। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, विविध जीवों की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों एवं जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का घोतक, तो बिल्कुल सही बात है। जैव विविधता जो है विभिन्न प्रकार की पादपों और जंतुओं की प्रजाति को सूचित करता है। ठीक है, घोतक है इसका, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है और इस गांव में निम्नलिखित में से किस रोग के फैलने की संभावना रहेगी। यदि किसी गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है तो गांव में किस रोग की फैलने की संभावना रहेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, हैजा। ठीक है, हैजा जो है आंत को प्रभावित करने वाला रोग है और ये स्वच्छ जल ना होने से ये रोग हो जाता है। ठीक है, जल में जब इन्फेक्शन जल के द्वारा हो तो यह रोग हो जाता है, हैजा। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करते हैं। अधिकांश पादप पशुओं के लिए, पादप मतलब कि कुछ पौधे होते हैं जो पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करते हैं, निम्न में से किसी सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चारे के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, तो मूंगफली नहीं होगा, सैम नहीं होगा, चना भी नहीं होगा, बरसीम जो है इसका चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है और आजकल इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। ये पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ठीक है, इससे पशुओं को पोषण अच्छा मिलता है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बरसीम। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए।